नमस्कार। कर्नाटक चुनाव के एग्जिट पोल के साथ न्यूज़ पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान लगभग समाप्त हो चुका है। हालांकि कहें तो घोषित तौर पर जो टाइम फ्रेम है उस हिसाब से अब 6 बजे के बाद मतदान खत्म, लेकिन जो आखिरी पंक्ति बनी हुई है जहां जहां वहां लोग मतों का प्रयोग कर सकते हैं। और अब इंतजार है फाइनल रिजल्ट का। 13 मई को किसकी जीत होगी और किसकी होगी हार, ये सामने आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आज हम आप तक पहुंचाएंगे सबसे सटीक एग्जिट पोल, जिसमें मतदाताओं यानी वोटर्स से किए गए सवालों के आधार पर लगभग ये तय माना जाएगा कि 13 मई को कौन सी पार्टी जीत रही है। 13 मई को चुनाव आयोग ने 30 मार्च को आपको याद होगा कि चुनाव आयोग ने कर्नाटक चुनाव का ऐलान किया था और एक ही फेज में मतदान करवाने की घोषणा की। यानी 10 मई आज की तारीख जहां मतदान करवाने की बात कही थी चुनाव आयोग ने। अप्रैल के पहले सप्ताह से चुनावी रैलियों का सिलसिला शुरू हुआ, जो 8 मई को खत्म हुआ। इस बीच कांग्रेस चुनावी मुद्दों की सवारी करती हुई नजर आई, तो बीजेपी कांग्रेस के वार से बचने की फिराक में इधर उधर भटकती और भागती हुई नजर आई। 40% की सरकार, पे सीएम, नंदिनी बनाम अमूल, बेरोजगारी, मुस्लिम आरक्षण, महंगाई, ये तमाम मुद्दों के साथ कांग्रेस ने चुनाव को अपने पाले में लेने की कोशिश की, तो बीजेपी ने खड़गे के सांप वाले, जहरीला सांप वाले बयान से गालियों की गिनती शुरू की। जहरीले सांप के सामने बीजेपी विषकन्या लेकर आई। इसके बाद बीजेपी का मैनिफेस्टो आया। फिर कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में अतिवादियों पर लगाम कसने की घोषणा की और उसमें बजरंग दल और पीएफआई का जिक्र कर डाला। इसके बाद मोदी जी अपनी हर सभा में जय बजरंगबली का नारा लगाते नजर आए। और इसी दौरान सुदीप्तो सेन की फिल्म द केरला स्टोरी रिलीज हुई और उसमें दिखाए गए आतंकवाद को भाजपा ने कांग्रेस से जोड़कर मतदाताओं को अपने पाले में लेने की कोशिश की। कुल मिलाकर भाजपा इस चुनाव में हिंदुत्व और आतंकवाद के सहारे आखिर में आ ही गई भाजपा। और इस हिसाब से यानी हिंदुत्व और आतंकवाद के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश में भाजपा लगी रही और भ्रष्टाचार जैसे संगीन आरोपों पर चुप्पी साधे रही। अब आइए जरा कर्नाटक विधानसभा चुनाव से रिलेटेड कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कुल 224 सीटें हैं और बहुमत के लिए 113 सीट चाहिए। ये देख रहे हैं आप। नीचे का अगर हेडलाइंस हटा दें तो पूरे इस फ्रेम को ठीक से हम देख पाएं। कर्नाटक में कुल 224 सीटें, बहुमत के लिए 113 सीट चाहिए। और अब जरा कुल मतदाताओं की संख्या देख लेते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में इस बार कुल मतदाता जो हैं वो हैं 5,30,85,566, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,66,82,156 है। महिला मतदाताओं की संख्या 2,63,98,483 और अन्य श्रेणी के मतदाता जो हैं वो 4,927 हैं। ये कुल मतदाताओं की संख्या है इस बार के चुनाव में। यानी लगभग 5.25 करोड़ से ज़्यादा, या पूरी फिगर आपके सामने है, 5,30,85,000 मतदाताओं में से कितने प्रतिशत मतदाता आज बाहर निकल करके आए हैं और मतों का उन्होंने प्रयोग किया है, वो फिगर अगर इस वक्त मैं आपको बताऊं तो ये हमारे पास कितने बजे तक के फिगर हैं, ये हमारे पास 5 बजे तक का फिगर, जिसमें कर्नाटक में 65.69% मतदाता जो हैं इन 5,30,85,566 मतदाताओं में से 65.69% मतदाता आकर के अभी तक वोट 5 बजे शाम तक वोट डाल चुके हैं। पिछली बार जो है यानी 2018 में ये संख्या 72.36% की थी। क्या इस बार वो रिकॉर्ड टूटेगा? क्या इस बार 72% से ज़्यादा मतदान होगा कर्नाटक में? थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। अब आइए ज़रा पहुँचते हैं उस दिशा में जहां इस चुनाव के लिए कितने उम्मीदवार खड़े हुए हैं, इसको देख लेते हैं। कुल उम्मीदवारों की संख्या कितनी है, इसमें महिला कितने हैं, पुरुष कितने हैं, ये देखिए। ये नहीं, पार्टी नहीं, मैं अभी कह रहा हूं कुल उम्मीदवारों की संख्या कितनी है। कुल उम्मीदवारों की संख्या से पहले यहाँ स्क्रीन पर पार्टी ले आया गया है। चलिए पार्टी ही देख लेते हैं
किस पार्टी के कितने उम्मीदवार, तो बीजेपी के 224 उम्मीदवार हैं, कुल 224 सीटें हैं, 224 उम्मीदवार हैं। कांग्रेस पार्टी के 223 उम्मीदवार हैं, मेलुकोटे सीट को छोड़कर, यानी एक सीट पर कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार को नहीं उतार पाई, वो और इसलिए 223 सीटें। जनता दल एस देवेगौड़ा की पार्टी 207 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी, दिल्ली वाली पार्टी आम आदमी पार्टी, ये 209 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बसपा 133, बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती जी की पार्टी 133 सीटों पर। माकपा यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 4 सीटों पर। एनपीपी, ये बहुत मजेदार है दोस्तों, मेघालय की पार्टी एनपीपी जो है ये इस बार 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और निर्दलीय 918 सीटों पे, यानी 918 उम्मीदवार, ये 918 उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथी बता रहे हैं कि कुल उम्मीदवारों का जो प्लेट है वो नहीं बना पाए हैं, लेकिन आपके सामने रख देता हूं। 2613 कुल उम्मीदवार हैं इस पूरे चुनावी मैदान में, जिसमें से पुरुष उम्मीदवार 2427 हैं और महिला उम्मीदवार जो हैं 185 हैं और अन्य श्रेणी के उम्मीदवार 1 हैं। यानी 2613 उम्मीदवार इस बार मैदान में, कर्नाटक के चुनावी मैदान में खड़े हैं। 2613 में से पुरुष उम्मीदवारों की संख्या 2427 और महिला उम्मीदवारों की संख्या 185 और थर्ड जेंडर उम्मीदवार की संख्या जो है वो 1 है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि 2613 उम्मीदवार जो हैं वो चुनावी मैदान पर डटे हुए हैं और इन उम्मीदवारों में से किस पार्टी के कितने उम्मीदवार, ये आपके सामने स्क्रीन पर ऑलरेडी है। अब जरा और आगे बढ़ते हैं। ये जो एनपीपी आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है नेशनल पीपुल्स पार्टी, मेघालय की पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, द नेशनल पीपुल्स पार्टी कहते हैं वहां पे, और वो इस बार मेघालय से दूर इधर कर्नाटक में चुनाव लड़ने के लिए मैदान में है, लेकिन 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब कर्नाटक विधानसभा में 2018 में क्या दलीय स्थिति थी उस पर आते हैं। कर्नाटक विधानसभा, इससे पहले जो चुनाव हुआ वो 2018 में हुआ था। 2018 में कर्नाटक विधानसभा में भाजपा के खाते में 104 सीटें आई थी, कांग्रेस के खाते में 80 सीटें आई थी और जनता दल एस यानी जनता दल सेकुलर के खाते में 37 सीटें आई थीं और 3 अन्य के खाते में गई थीं। यानी उस समय भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया। पूर्ण बहुमत के लिए आप जानते हैं कि 113 सीटें चाहिए। कांग्रेस 80 सीटों पर सिमट के रह गई थी और जनता दल एस 37 सीटों पर सिमट गई थी। लेकिन आज की तारीख में वर्तमान स्थिति अगर देखा जाए तो वर्तमान स्थिति में जो विधानसभा है उसकी क्या स्थिति है। देखिए, उस समय 2018 में 104, तो अभी वर्तमान स्थिति भाजपा की 116 है और कांग्रेस 2018 में 80 सीटें थी, तो इस वक्त कांग्रेस के पास 69 सीटें हैं, 69 सीट्स कांग्रेस के पास में हैं, जबकि जनता दल एस के पास में 29 सीटें हैं। 37 सीटें थी उस समय, यानी कि कांग्रेस और जनता दल एस के जो विधायक थे वो टूट कर चले गए कहां, तो वो भाजपा के पास, और भाजपा की सीटें 116 हो गई और इस प्रकार भाजपा जो है सरकार बना ली। आपको याद होगा ऑपरेशन लोटस, और वैसे भी उससे पहले जब किसी को और सबसे बड़ी पार्टी भाजपा बनी थी तो उस वक्त भी येदियुरप्पा साहब उन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया था, लेकिन 2 दिन बाद ही उनको इस्तीफा देना पड़ा था। फिर जेडीएस और कांग्रेस की सरकार बनी थी। खैर, और ये बात बता रहा हूँ 2018 की वर्तमान स्थिति आप देख रहे हैं। और एक तथ्य यहाँ आपके सामने रखना चाहता हूँ कि 1985 के बाद से कर्नाटक ने कभी भी एक मौजूदा पार्टी को दोबारा नहीं चुना है। एक रिकॉर्ड है 1985 से 2023, यानी सीधा आज की तारीख में इस वक्त अगर देखें तो 38 साल हो गए। कर्नाटक का रिकॉर्ड है कि जो पार्टी सत्ता पर काबिज रही है वो दोबारा चुनकर नहीं आई है। क्या 13 मई को सत्तारूढ़ दल भाजपा उस रिकॉर्ड को, जो 38 साल का रिकॉर्ड है, उसको बरकरार रखेगी या दोबारा चुन के आएगी, रिकॉर्ड बीट करेगी? ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी 38 साल का सफ़र बीत चुका है और अभी तक स्थिति दूसरी है, यानी कि यहाँ दोबारा चुन करके नहीं आई है। और अगर पैटर्न को हम देखें तो पैटर्न यही कहता है कि बीजेपी इस बार जा रही है। पैटर्न को देखें तो 1985 से लेकर आज तक जो ट्रेंड है उसको देखा जाए तो बीजेपी जा रही है, ऐसा लग रहा है। अब जरा इस चुनाव प्रचार के दौरान, यानी कि अप्रैल फर्स्ट वीक से लेकर के मई फर्स्ट वीक 8 मई तक किसकी कितनी सभाएं हुई, जनसभाएं हुई,
आइए जरा वो देख लेते हैं, आंकड़ों पर नजर डालते हैं, किसकी कितनी जनसभाएं। बीजेपी से शुरुआत करते हैं क्योंकि बीजेपी की सरकार है वहां पे, और बीजेपी के कद्दावर नेता और देश के प्रधानमंत्री और सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बीजेपी के नरेंद्र मोदी ने 18 जनसभाएं की, 6 रोड शो किए। अमित शाह जो दूसरे नंबर के आते हैं, उन्होंने 16 जनसभाएं की और 20 रोड शो किए। जेपी नड्डा साहब जो बीजेपी के कर्ता धर्ता हैं आज की तारीख में, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आज की तारीख में, सबसे कम जनसभा कर रहे हैं, 10 जनसभाएं कर रहे हैं और 16 रोड शो कर रहे हैं। 16 जनसभाएं जबकि उनसे ज्यादा अमित शाह कर चुके, और 20 रोड शो। सबसे ज्यादा अगर देखें तो बाजी अमित शाह ने मारी है, 16 जनसभाएं और 20 रोड शो, जबकि जेपी नड्डा 10 जनसभाएं और 16 रोड शो। यह है किसकी कितनी सभाएं बीजेपी के बारे में अगर हम बात करें तो। अब जरा और आगे बढ़ते हैं, दूसरे दलों को भी देखते हैं कि किसकी कितनी सभाएं। जरा कांग्रेस पार्टी की सभाओं की तरफ भी हम बढ़ें। कांग्रेस में देखिए कि प्रियंका गांधी सबसे आगे हैं, 12 जनसभाएं कर रही हैं, 12 रोड शो कर रही हैं, 8 कॉर्नर मीटिंग उन्होंने की है, 2 महिला सभाएं की हैं, 1 कार्यकर्ता सभा की है। तो 12 जनसभाएं, 12 रोड शो, 8 कॉर्नर मीटिंग, 2 महिला सभाएं और 1 कार्यकर्ता सभा प्रियंका गांधी। इसके बाद राहुल गांधी 23 जनसभाएं, 23 जनसभाएं और 2 रोड शो। मल्लिकार्जुन खड़गे इन सबसे आगे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब 36 जनसभाएं और 1 रोड शो। इनके अलावा सोनिया गांधी भी मैदान में कूदी थी और सोनिया गांधी की 1 जनसभा थी, आप सबको पता ही है। तो ये आंकड़े आप तक हम रख रहे थे कि कांग्रेस और बीजेपी में किसकी कितनी सभाएं हुई हैं। अब आइए जरा चुनाव प्रचार के आंकड़ों के हिसाब किताब से अगर देखा जाए तो दोस्तों, राहुल गांधी चुनाव प्रचार के हिसाब किताब से सबसे आगे हैं। और वो इस वक्त की बात बता रहा हूं, इसमें भारत जोड़ो यात्रा को किनारे आप कर दीजिए, भारत जोड़ो यात्रा को अगर रखेंगे तो और भी आगे हैं, लेकिन इस चुनाव प्रचार अभियान के दौरान राहुल गांधी सबसे आगे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी ज्यादा रैलियों को संबोधित किया है। हालांकि राहुल गांधी ने रोड शो में कम विश्वास दिखाया है, इसलिए 2 रोड शो ही राहुल गांधी ने किया। वहीं उनकी बहन और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने 11 नहीं बल्कि 12 रोड शो किए। कांग्रेस की तरफ से सबसे ज्यादा रैलियों और रोड शो करने का श्रेय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को जाता है। तो दोस्तों, इन दिग्गज प्रचारकों की बात करें तो भाजपा की तरफ से 44 रैलियां और 29 रोड शो किए गए हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से 71 रैलियां और 14 रोड शो किए गए हैं। ये सारे कार्यक्रम जो आयोजित हुए, जो कुछ हुआ, वो आपके सामने हम अभी रख रहे थे। अब जरा और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले स्क्रीन पर मैं चाहूंगा कि हमारे तमाम साथी जो अब तक जुड़ चुके हैं